नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 7वें वेतन आयोग से पौ 12 है। सन 2016-17 में कर्मचारियों की जेबों में कोई 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जाएगा। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों का औसतन 23.5% वेतन बढ़ेगा। इसी अनुसार फिर प्रदेशों में वेतन बढ़ना है। यह तब है जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था मंदी में है। किसान हो या आम आदमी या व्यापारी और कारोबारी सब बदहाल है। उस नाते 2 बुनियादी सवाल हैं। इसका सरकार के बजट और कुल आर्थिकी पर क्या कुछ असर होगा? दूसरा सवाल है, भारत में कब तक यह होता रहेगा कि परफॉर्मेंस हो या न हो, सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। इस वेतन आयोग की सिफारिश से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए प्रति माह होगा। वहीं आला अफसरों को 2.5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिला करेगा। इससे सवाल उठता है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन से समाज में असमानता की जो खाई बन रही है, उसका क्या हो? एक तरफ ठेके पर रखे जाने वाले आंगनवाड़ी या शिक्षा मित्र 4-6 हजार रुपए महीने का सरकारी भुगतान पाते हैं। गरीब की आमद का अनुमान 20-50 रुपए प्रतिदिन है। वहीं 1-1.25 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का लगातार बढ़ता वेतन समाज में क्या खाई नहीं बना रहा है? या तो सरकार जो बांटती है, मसलन बूढ़ों को पेंशन, छात्रवृत्ति, न्यूनतम मजदूरी, सभी में साथ साथ आनुपातिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्या नहीं? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से सबक लेकर हुकूमत ने सरमाई इजलास को बचाने की तैयारी तेज कर दी है। सरमाई इजलास में मुकन्नना से मुताल्लिक कामकाज निपटाए जाएं, इसकी कई सतह पर कोशिशें चल रही हैं। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने निजी तौर पर सभी मेंबरान ने पार्लियामेंट को खत लिखकर उनसे अपील की है कि वो पार्लियामेंट को बेहतर तरीके से चलाने में ताउन करें। इस बीच आज वेंकैया नायडू ने एनडीए के सभी हलीफ जमातों के साथ मीटिंग की और कल स्पीकर की कुल जमाती मीटिंग होगी। उससे पहले पीर के रोज जीएसटी को लेकर हुकूमत की एक अहम मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जानिब से पेश किए गए तरमीमात पर इस इजलास में बहस हुई है। कांग्रेस ने कुल 7 तरमीमात पेश की हैं, जिनमें से 3 पर वो काफी संजीदा है। चुनांचा गौर किया जा रहा है कि बिल के बुनियादी ढांचे को बचाए रखते हुए क्या तरमीमात को शामिल किया जा सकता है। हुकूमत को उम्मीद है कि जीएसटी की शरह तय करने में उसे अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी की सिफारिशात से भी मदद मिलेगी। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के जराये का कहना है कि वो भी नहीं चाहती है कि सरमाई इजलास पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इससे पार्टी की शबीह और उसके रहनुमा राहुल गांधी की संजीदगी पर सवाल खड़े होंगे। तभी कांग्रेस के पार्लिमानी लीडरान भी दरमियान का रास्ता तलाश करने में मसरूफ हैं। अगर हुकूमत उनके कुछ मशवरों को तस्लीम कर लेती है और अदम रवादारी पर बहस करा लेती है तो कांग्रेस सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए भी इजलास में कामकाज होने देगी। आराजी तहवील बिल पर हुकूमत की हालत साफ छछूंदर वाली बन गई है। एक तरफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बिल पर गौर कर रही है तो दूसरी जानिब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा हुआ है कि उन्होंने काश्तकारों के मफादात का ध्यान रखते हुए आराजी कानून को लागू करने वाला ऑर्डिनेंस वापस ले लिया है। पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अरकान ने इसे इशू बनाया हुआ है। वो चाहते हैं कि वजीर आजम इस पर वजाहत करें। हालांकि वजीर आजम ने ऑर्डिनेंस वापस लेने की बात कही थी, बिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। हुकूमत ने चौथी बार ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए नहीं भेजा था और पार्लियामेंट के रास्ते से आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन अपोजिशन ने इस पर वजीर आजम की वजाहत का मुतालबा करके इसे मजीद उलझा दिया है। अब एसएस अहलुवालिया की सदारत वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरमाई इजलास के पहले हफ्ते में रिपोर्ट देना मुश्किल हो गया है। तभी कहा जा रहा है कि वजीर आजम या मरकजी हुकूमत इस मामले में मजीद उलझे, उससे बेहतर है कि बिल वापस ले लिया जाए और 2013 में बने कानून को चलने दिया जाए। कई रियासतों ने वैसे भी अपने हिसाब से कानून बनाकर आराजी बिल पर बदलाव शुरू कर दिया है। चुनांचा मरकजी हुकूमत इससे किनारा कशी अख्तियार कर रियासतों से कह सकती है कि वो अपना अपना कानून बनाए, जिसका इशारा वजीर मालियात अरुण जेटली पहले ही दे चुके हैं।
बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत ने 20 नवंबर को हलफ लिया था और 2 दिन बाद ही बहरान सामने पैदा हो गया है। बड़हरा से आरजेडी के नौजवान मेंबर असेंबली सरोज यादव ने एक थानेदार को जान से मारने की धमकी दी थी और दूसरी जानिब आरजेडी के एक मेंबर पार्लियामेंट अरुण यादव ने जेडीयू के एक हारे हुए मेंबर असेंबली मंजीत सिंह के बंगले में दाखिल होकर कब्जा कर लिया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस बहरान को आधे घंटे में सुलझा लिया। दरअसल इसमें इन दोनों वाकयात से नीतीश कुमार बेहद नाराज और मायूस थे। उन्होंने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को फोन करके कहा है कि वो मिलना चाहते हैं। नीतीश कुमार की मुलाकात पर जोर देने के बाद खुद लालू प्रसाद यादव अपने बेटे और नायब वजीर आला तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जहां नीतीश ने दोनों वाकयात की तफसीलात उनके सामने रखी। इस पर लालू ने अपने मेंबर असेंबली का दिफा करने के बजाय दो टूक अंदाज में कार्रवाई करने को कहा। तभी मेंबर असेंबली सरोज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकामात एसपी को दिए गए और जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया। आरजेडी सरबराह ने कहा है कि वो अराकीन असेंबलियों को सख्ती से हिदायत देंगे कि हुकूमत की छवि खराब करने वाला कोई कदम न उठाएं। तभी आरजेडी असेंबली अरकान की आज मीटिंग में तेजस्वी ने इसका दो टूक पैगाम अपने मेंबरान असेंबली को दिया है। जाहिर है लालू प्रसाद यादव भी हुकूमत की छवि को लेकर नीतीश से कम संजीदा नहीं है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज सिंगापुर दौरे के दौरान सिंगापुर को एशिया का मुआशी शहर करार दिया है और कहा है कि सिंगापुर भारत के करीब करीब हर बदलाव में हिस्सेदार है। वजीर आजम मोदी ने सिंगापुर के वजीर आजम जी सिंग लुंग और सदर मोहतरम टोनी टैंग कैंग से मुलाकात की। वजीर आजम मोदी ने सिंगापुर के वजीर आजम और सदर से बातचीत करने के दौरान भारत में कई सिंगापुर बनाने के गौर पर जोर दिया है। मोदी ने भारत में 20 स्मार्ट सिटी की तरक्की के लिए सिंगापुर हुकूमत से मदद मांगी की है। दोनों वज़राए आज़म की मौजूदगी में दोनों ममालिक के दरमियान 10 मुआहदों पर दस्तखत हुए हैं। मोदी ने इलाकाई इक्तिसादी हिस्सेदारी को तेजी से पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एशिया के अंदर एक नया इक्तिसादी ब्लॉक तैयार किया जा सके। मोदी ने सिंगापुर के वजीर आजम ली सिंग लुंग को भारत आने के लिए मदऊ किया है। वजीर आजम मोदी ने सिंगापुर की कंपनियों को भारत में ओपन पार्ट्स के मुजव्वजा डी इन्वेस्टमेंट में शामिल होने के लिए मदऊ किया। मध्य प्रदेश की झाबुआ रतलाम सीट पर हुए जिमनी इलेक्शन में बीजेपी को जोर का झटका लगा है। बीजेपी के कद्दावर रहनुमा रह चुके दिलीप सिंह भूरिया के इंतकाल से खाली हुई ये सीट कांग्रेस ने जीत ली है। पार्टी के साथ साथ वजीर आला शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये निजी तौर पर एक बड़ा झटका है। उन्होंने इस सीट के जिमनी इलेक्शन में पूरी ताकत लगाई थी। उन्होंने आखिरी 6 दिन में 27 रैलियां की थी, लेकिन कांग्रेस के साबिक रियासती सदर और साबिक मरकजी वजीर कांतिलाल भूरिया ने आजहानी दिलीप सिंह भूरिया की बेटी निर्मला भूरिया को 80,000 वोटों के फर्क से हरा दिया। मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले पर हंगामा मचने के बाद ये पहला अहम इलेक्शन था। इस जीत से लोकसभा में कांग्रेस के अरकान की तादाद 45 हो गई है। लोकसभा की एक और वारंगल सीट पर जिमनी इलेक्शन हुआ था। ये सीट बरसरे इक़्तिदार तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 4.5 लाख वोटों के भारी फर्क से एक बार फिर से हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी को झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर हार से बड़ा झटका लगा है, लेकिन मध्य प्रदेश से सुदूर शुमाल मशरिक के मणिपुर तक बीजेपी को असेंबली के जिमनी इंतखाबात में कामयाबी मिली है। मध्य प्रदेश की देवास असेंबली सीट पर बीजेपी फिर से कामयाब हुई है। पार्टी के सीनियर रहनुमा तुकोजी पवार के इंतकाल से खाली हुई इस सीट पर बीजेपी की गायत्री राजे पवार ने कांग्रेस के जयप्रकाश शास्त्री को हरा दिया। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में 2 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपना खाता खोला है। वहां 2 सीटों के जिमनी इंतखाबात हुए थे, दोनों पर बीजेपी कामयाब रही है। इस तरह 60 रुकनी असेंबली में बीजेपी के 2 अरकान भी हो गए हैं। मेघालय की ऐशबाल शुमाली सीट कांग्रेस ने हासिल की है।
फिल्म अदाकार आमिर खान के बयान पर तनाजा पैदा हो गया है। उन्होंने पीर के रोज एक अंग्रेजी अखबार के प्रोग्राम में कहा था कि मुल्क में अदम रवादारी बढ़ रही है और लोग अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी अहलिया किरण राव ने उनसे कहा था कि क्या हमें मुल्क छोड़ देना चाहिए। उनके इस बयान पर हुकूमत के 2 वज़रा ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इंसानी फरोग वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि आमिर खान अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। इसी से साबित होता है कि भारत में रवादारी का माहौल है। हुकूमत के एक और वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि आमिर खान को डरने की जरूरत नहीं है, वो भारत में पूरी तरह महफूज हैं। फिल्म बिरादरी की जानिब से ऋषि कपूर और अनुपम खेर ने भी आमिर को कहा है कि उनको डरकर भागने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा शहनवाज हुसैन ने आमिर खान पर नुक्ताचीनी करते हुए पूछा कि वो डर रहे हैं या फिर डरा रहे हैं। शहनवाज ने कहा है कि सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी की हुकूमत के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है और उसी साजिश के तहत मुल्क को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुल्क के लोगों ने आमिर को इतनी इज्जत दी है और वो मुल्क के लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने आमिर खान के बयान का खैर मकदम किया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। केंद्र और प्रदेश की सरकारों का 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से खर्चा भारी बढ़ना है। इससे फिर महंगाई और लागत बढ़ने का चक्र शुरू होगा। कर्मचारियों के पास अधिक पैसा होगा तो वे खर्च भी अधिक करेंगे। बुनियादी मुद्दा है कि भारत में यह एक वर्ग क्या वेतन बढ़ने की निश्चित गारंटी लिए हुए नहीं है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। मरकजी मुलाजमीन की तनख्वाहों और भत्तों का जायजा लेने के लिए बने 7वें पे कमीशन की सिफारिशात से कई संजीदा सवाल खड़े हुए हैं। कमीशन ने अपनी सिफारिशात में मरकजी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 16%, भत्तों में करीब 60% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की है। इससे मुलाजमीन की तनख्वाहों में औसतन 23% तक इजाफा होगा और हुकूमत हिंद के खाते पर इस साल 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सरकारी खजाने के खसारे को कम करने की कोशिशों को भी झटका लगेगा और उस पर निस्फ फीसदी का फर्क पड़ सकता है। यानी कुल मिलाकर मरकज की इक्तसादियात पर बोझ पड़ेगा और 1 साल के अंदर रियासतों की मईशत पर भी ये बोझ आएगा, क्योंकि इससे कमीशन की सिफारिशात को रियासती हुकूमतें भी अपने अपने हिसाब से नाफिज करती हैं। चुनांचा इक्तसादियात पर बोझ का एक बड़ा सवाल है, जिसे हुकूमत कैसे सुलझाएगी, कहां से इजाफी रेवेन्यू यकजा करेगी, इसके बारे में उसे सोचना है। लेकिन उससे अलग कई और सवाल हैं। पहला सवाल तो गैर मसावात का है। इस कमीशन की सिफारिशात के बाद मरकजी हुकूमत अपने मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाहें 18,000 रुपए करने जा रही है, यानी औसतन 600 रुपए रोज, जबकि वहीं हुकूमत महात्मा गांधी नरेगा के तहत 150 रुपए की कम से कम मजदूरी देती है, यानी 4,500 रुपए महीना। 4,500 और 18,000 का फर्क बहुत बड़ा है। रियासतों और मरकजी हुकूमत के बेशतर महकमों में भी मुलाजमीन ठेके पर रखे गए हैं। कई जगहों पर कंप्यूटर और डेटा से जुड़े काम निजी कंपनियों को ठेके पर दिए गए हैं और उन्होंने ठेके पर लोगों को भर्ती कर रखा है। वो लोग भी हुकूमत हिंद का काम करते हैं, लेकिन उनको तनख्वाहें हुकूमत हिंद से नहीं मिलती हैं। ऐसे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बहुत ही कम होती हैं। रियासतों में तालीम से लेकर सेहत तक लगभग तमाम महकमों में लाखों मुलाजमीन ठेके पर हैं। उन्हें भी एक मुश्त कम से कम तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के अलावा ठेके पर काम करने वाले मुलाजमीन को किसी तरह की समाजी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता है। भत्ते और पेंशन की तजवीज़ नहीं होती है। एक सवाल काम के मुताबिक तनख्वाह का है। दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में तनख्वाह तय करने या उसमें इजाफे की बुनियाद काम के मेयार को माना जाता है, लेकिन भारत में करीब 45 लाख मरकजी मुलाजमीन और करीब 55 लाख पेंशन पाने वालों को बिना काम का जायजा लिए बगैर गौर खौस किए तनख्वाहों में इजाफा होता रहता है। इस बार जस्टिस ए के माथुर कमीशन ने तनख्वाहों में इजाफे को काम के मेयार से जोड़ने की सिफारिश की है, लेकिन ये मरकजी हुकूमत को तय करना है कि वो तनख्वाहों में इजाफे के साथ मेयार की शर्त नाफिज करती है या नहीं। एक सवाल निजी और ओपन सेक्टर की तनख्वाहों
में नाबराबरी का भी है। और इसी से जुड़ा एक सवाल गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाले लोगों की तनख्वाहों का भी है। मरकजी हुकूमत को इस पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि भारत में सरकारी सेक्टर से कई गुना ज्यादा लोग निजी सेक्टर में नौकरियां कर रहे हैं और उनमें से भी ज्यादा गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में हैं। उनकी तनख्वाहें और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी हुकूमत को तरीके अपनाने चाहिए। हुकूमत के इस फैसले की हिमायत करने वाले कुछ माहिर माशियात बता रहे हैं कि इस फैसले से मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी, क्योंकि मुतवस्सित तबके के पास जो पैसा आएगा वो गाड़ी और रिहाइश पर खर्च होगा। लेकिन शरह तरक्की बढ़ाने के इस तरीके से महंगाई भी बढ़ सकती है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी के मामले पर चर्चा करेंगे। भारत में काबिलियत और प्रदर्शन कसौटी नहीं है। नौकरी का वक्त जितना बढ़ेगा उसी अनुसार तनख्वाह बढ़ती जाएगी। ऐसा विकसित या दुनिया के सफलतम देशों में नहीं होता। वहां परफॉर्मेंस के आधार पर ही वेतन बढ़ता है, पदोन्नति होती है। भारत में बहुत विचित्र स्थिति है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल है। अनिल जी, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट से क्या ये जाहिर नहीं होता है कि हमारे देश में सिर्फ एक क्षेत्र, संगठित क्षेत्र पर ही फोकस है, असंगठित या बाकी पूरी इकोनॉमी पे नहीं है? केवल सरकारी कर्मचारी ही सुनिश्चित तौर पर वेतन बढ़ोतरी भी पाएगा, उसका प्रमोशन भी होगा। ये इस पर कभी पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? देखिए व्यास जी, पहली बार जब ये 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई है, जो अपने देश के बुद्धिजीवी हैं, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया है कि आप न तो उनका परफॉर्मेंस देखते हो, ना आप उनकी मेरिट देखते हो, ना ये तय करते हो कि वो दफ्तर में काम करता है या नहीं करता, कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। निजी क्षेत्र में भी सैलरीज काफी हैं, लेकिन वहां गुणवत्ता के आधार पर सैलरी है, परफॉर्मेंस के आधार पर सैलरी है। जो परफॉर्म नहीं करता वो उसकी सजा नहीं, तो पाता उसी है। नाते ये कि सरकार में, राजनीतिक जमात के अंदर, सार्वजनिक विमर्श में ये क्यों नहीं कि भाई वेतन आयोग के साथ में एक परफॉर्मेंस की कसौटी, कुछ न कुछ तो ऐसी जरूरत हो, ये क्यों नहीं विचार बनता है? देखिए, जो सरकारी तंत्र है हमारा, उसमें नौकरशाही या पूरा नीचे तक का अमला, वो उसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि कोई भी सरकार आकर उसको टच नहीं करना चाहती, कोई उसे नाराज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहती, टच भी नहीं करना चाहती। उनको लगता है कि अगर हम इनको छेड़ेंगे तो कहीं अगली बार चुनाव में हम हार ना जाए। और ये कांग्रेस ने इसको 7वें वेतन आयोग को कम बताया है, एक तरह से अजय माकन ने जो किया, तो ये भी एक प्रतीक है इस बात का। जबकि देखिए आप 24% के आसपास हर आदमी को एवरेज बढ़ोतरी होगी, प्लस आपके 42-43 लाख केंद्र सरकार के अफसर और कर्मचारी हैं और 57-58 लाख पेंशन होगी, तो मोटे तौर पर 1 करोड़ लोगों का बर्डन आता है। आप दुनिया के किसी देश में ऐसी मिसाल नहीं पाएंगे जहां रिटायर आदमी को भी इतने बढ़िया बेनिफिट, लाभ, 1 रैंक 1 पेंशन, और लगातार वो महंगाई के साथ बढ़ता जाता है। मुझे लगता है ये इतना बड़ा बर्डन है। आप जो है गैर योजना मद में इतना खर्च कर देते हैं कि देश का विकास उस तरह से हो ही नहीं पाता। नहीं, इसके साथ में अगर जब सरकार में या सोच में ये तय है कि भाई सरकारी कर्मचारी की बढ़ रही, वहां आप अगर 2.5 लाख रुपए एक आईएएस, सीनियर आईएएस को देंगे और 18,000 मिनिमम करेंगे, तो बाकी जो न्यूनतम वेतन है अपने, या 30% आबादी जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी विषमता, ये दो विषमता नहीं बढ़ रही है? सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यही है व्यास जी, आप जैसे पश्चिम के देशों में देखो या अमेरिका या दूसरे देशों में भी, वहां जो बहुत रईस लोग हैं या बहुत ज्यादा आमदनी वाले उतरे नहीं है, या वेतन के हिसाब से भी। अपने देश में एक गरीब आदमी, बेचारा मजदूर, 4,000-5,000 रुपए महीना भी नहीं कमाते, ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है। और एक तरफ आप 2.5 लाख तो वेतन है, इसके अलावा जो पर्क्स एंड उसकी वो अलग है, बिल्कुल मकान वो सब बिल्कुल इतना लुक्रेटिव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर उसका ग्लैमर, आपने सरकारी नौकरी को इतना ग्लैमरस बना दिया। नहीं, ग्लैमर के अलावा बुनियादी मुद्दा ये कि आबादी में 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग ये, और बाकी 1.25 अरब में से ये कि वो बिल्कुल 8,000, मतलब ये कि आंगनवाड़ी में भी ये 6,000 5,000 सरकारी दूसरों को ठेके पे देती है, 8-10 हजार से ऊपर नहीं होती, और यहाँ 18,000 मिनिमम है। ये इस पे विचार की जरूरत नहीं। खुद सरकार ने ब्याज जी जो न्यूनतम वेजेस रखे हैं वो कम रखे हैं। हाँ। और जो संगठित क्षेत्र की आपने बात की, जो निजी क्षेत्र में जो मजदूर काम करते हैं, मान लो वहां संगठित भी हैं, हाँ, तो भी वहां ये सब नहीं है सब। जितना जो केंद्र सरकार ने इतना आकर्षक, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप ये तय ही नहीं करते कि वो आदमी करता क्या है। जो गधा और घोड़ा, जैसे हम लोग साधारण आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, गधा और घोड़ा एक ही रेट पर आपके यहाँ चलते हैं। जो अच्छा परफॉर्मर है उसका भी वही हाल है, जो नहीं परफॉर्म करता वो भी। 1 लाख करोड़
का सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर ये burden उसके आएगा। बाद प्रदेश Extra। सरकारें अलग है, उनका सब वो तो अलग है, वो सब अलग। राज्यों के कर्मचारियों ने मांग करना शुरू कर दिया और अगले साल तक राज्य सरकार के दबाव में होंगे, उनको भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो अदालतों में जाएंगे। तो इसका जो चौतरफा प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, नहीं, वही- महंगाई बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, अब पूरी आर्थिकी की कॉस्ट लागत बढ़ जाएगी, मजदूरी और वो सब, उसके कारण एक साइकिल चल पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार को एक सम्यक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ओवरऑल जो हमारे समाज की स्थिति है, समग्रता में अगर विचार हाँ, करें, समग्रता असली ये कि चौतरफा हर पूरी स्थिति पे विचार करके फैसले होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसमें केवल एक क्षेत्र ही तो यहाँ ये सरकारी कर्मचारियों को आपने इतना ज्यादा बेनिफिट आप दे रहे हैं और इतना उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस आयोग ने पहली बार ये कहा है कि 20 साल बाद उनको अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो रिव्यू कर लें, उनको नौकरी से निकालना है तो निकाल दे। पर 20 साल तो बहुत बड़ा टेन्योर है, 20 साल पर तो अपनी सरकारी नौकरी में पेंशन का प्रोविजन है। तो आपने यहाँ तो एक आदमी को टर्मिनेट हो जाता है, उसकी नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है, 2 साल 3 साल परफॉर्म नहीं करता, निकल जाता। यहाँ तो 20 साल की तो आपने गारंटी दे दी और 20 साल में तो उसको 2 3 4 प्रमोशन भी मिल जाते हैं। तो ये जो स्थिति है ये मुझे लगता है नए सिरे से, एक तरफ हम बदली इकोनॉमी की बात करते हैं, बदली इकोनॉमी, और इकोनॉमी में भी एक इसका भी एक समय देखिए, अभी पिछले 3-4 साल से चारों तरफ मंदी है, भले प्राइवेट सेक्टर हो या हो, कहीं कुछ वो और छटनी हो रही है। उस माहौल के बीच में एक सेक्टर एक अचानक ये हो, उसका चौतरफा कैसा असर हो रहा होगा? 1 करोड़ लोगों के पास परचेजिंग पावर ज्यादा आएगी, एकदम आप झटके में बढ़ा दें, बाकी सब देखें, वो बेचारे देखेंगे तो इसमें समाज में हताशा, विषमता और कुंठा भी बढ़ती है। क्योंकि जब सामाजिक इसके असर, सामाजिक असंतुलन होगा इसका, और कहीं ना कहीं जो सरकारी लोग हैं वो एक तरह से चिढ़ाएंगे दूसरे लोगों को कि देखिए हम बिना काम किए, क्योंकि ये माना जाता है कि वहां सिर्फ हाजिरी लगाओ और वेतन पाओ। सरकार ने कोई मॉनिटरिंग इस तरह की नहीं की कि कितना काम करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, 2-2 साल बाद 3-3 साल बाद रिव्यू करेंगे, ये बिल्कुल भी प्रोविजन नहीं किया। उस नाते क्या नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार जो है, क्या उसमें इतनी हिम्मत या इस तरह की विजन के साथ में विचार करे, कुछ नई नीति बने, नीतिगत फैसले हो, ये संभव है? ये कुछ विचार बन सकता है? देखिए आयोग की रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार को 100% उसको मानने की बंदिश है, पर मुझे लगता नहीं कि सरकार इतना साहस दिखा पाएगी, क्योंकि ये लोग, हालांकि मोदी जी से ये अपेक्षा है क्योंकि वो बदलाव करना चाहते हैं तंत्र में और उनकी मंशा भी है, पर इतने जो एक तंत्र सेटअप पूरा जमा हुआ है उसके साथ छेड़ना या उसको नाराज करना, मुझे लगता है एक झटके में जोखिम लेना सरकार हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। अगले कभी वेतन आयोग 10 साल बाद जब बात आएगी तब तक अगर वो बने रहे, इस दौरान उन्होंने कोई तंत्र विकसित किया तो एक अलग सकते हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। ढाक के 3 पात ही सरकारी तंत्र रहने वाला है। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।